सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं और कल की क्लास में भी आपने देखा था कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है और फीवर आ जा रहा है। तो फीवर की वजह से ही मैंने कल केवल 20 क्वेश्चन ही लिया था और आज भी पूरा क्लास जो दिन भर चली है वो थोड़ा कम कम क्लास ही चली है। लेकिन कोई बात नहीं है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहना है और बहुत जल्द आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं फिट हो जाऊंगा और फिर शानदार तरीके से आपकी क्लास चलेगी। आज भी मैं लाइव हुआ हूँ और आज भी आपकी क्लास होगी। तो आप सब लोग ये प्यार, ये सम्मान, ये जो आपका दुआ आशीर्वाद जो बना है, इसके हम ऋणी हैं और सदैव ऋणी रहेंगे। आइए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज 21 नंबर क्वेश्चन से, कल जो सेट हमने 20 ही क्वेश्चन कराया था, आज उसका पहले बचा हुआ 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं क्लास को। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 खिलाड़ियों में एक क्रिकेट टीम का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है। इसमें से 5 खिलाड़ी केवल गेंदबाज और प्रत्येक टीम में 2 गेंदबाज होने आवश्यक हैं। अब देखिए, टोटल 17 प्लेयर हैं। 17 प्लेयर में से 5 गेंदबाज है। इसका मतलब है कि 12 क्या होगा, बल्लेबाज होगा। ये तो आप समझ रहे हो, है ना। तो 17 खिलाड़ी में से अगर 5 गेंदबाज है तो 12 बल्लेबाज है। लेकिन एक टीम में तो 11 प्लेयर ही चाहिए, है ना। 11 प्लेयर ही चाहिए और उस 11 प्लेयर में हमें कह दिया है कि 2 गेंदबाज होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप खुद देख लो पहले। अगर टोटल 17 प्लेयर है अपने पास, ठीक है, 17 प्लेयर। अब इस 17 प्लेयर में आप ये समझ रहे हो कि 5 हमारा गेंदबाज है। ठीक है, क्वेश्चन स्पष्ट लिख दिया है कि 5 जो है ना, वो मेरे दोस्त हमारा बॉलर्स है। अगर 17 में 5 बॉलर्स है तब तो 12 क्या हो जाएगा, तो 12 हमारा बैट्समैन हो जाएगा। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा, बैट्समैन हो जाएगा। अब देखो, हमें एक टीम बनाना है, एक टीम। और आपको ये बात पता है कि एक टीम के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 11 मेंबर होते हैं, 11 मेंबर्स। ठीक है, अब एक क्रिकेट टीम में 11 मेंबर्स होते हैं। तो इन 17 में से 11 लोगों को चुनना है जिसमें 2 गेंदबाज नेसेसरी है। अगर 2 गेंदबाज नेसेसरी है तो आप जानते हो कि 17 में केवल 5 गेंदबाज है। ठीक है, और मुझे चूंकि 11 में भी 2 गेंदबाज चाहिए, 2 गेंदबाज अगर चुनना है तो इसी 5 गेंदबाज में से हम कोई 2 गेंदबाज चुनेंगे। ठीक है, अब 11 में अगर 2 हमारे पास गेंदबाज है तब तो 9 हमारा बल्लेबाज होगा। तो बल्लेबाज किस में से होगा, 12 में से होगा। तो इस 12 में से हमें 9 बल्लेबाज चुनना होगा। तो 5 में से हमने 2 गेंदबाज चुना है, तो 12 में से 9 हमारा बल्लेबाज होगा। तभी तो 9 और 2 11 हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे, 5C2 ये हो जाएगा 20/2 यानी 10, और ये 12C9। देखिए, 12C9 को आप 12C3 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा होगा तो NCR को आप NCN-R ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो NCR को आप NCN-R कह सकते हैं। ओके, तो देखिए, आप 12C9 को आप 12C3 भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 10 हो गया है, 12C3 सॉल्व करेंगे तो 12 × 11 × 10। ठीक है, आर की जगह 3 है तो 3 बार एक एक घटते हुए लिखिए, और इस 3 को आप कहाँ ले जाइए, तो 3 को आप 1 पर ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10, और 6 दूनी 12, 22 × 10 ये हो जाएगा 220। यानी यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको 2200 नज़र आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप में से जिनका 2200 आया होगा वो करेक्ट रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 को देखिए, क्या है ये। 5 आदमी और 2 लड़के मिलकर एक दिन में
एक दिन में एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए काम का 4 गुना काम किया जाता है। समझिए पहले क्या बोल रहा है। 5 आदमी और 2 लड़के मिलकर एक दिन में एक आदमी और 1 लड़के द्वारा किए गए कार्य का 4 गुना काम करता है। ठीक है, तो एक आदमी और एक लड़का के कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं, 5 मेन और 2 बॉयज, 5 मेन और 2 बॉयज मिलकर एक दिन में जो काम करते हैं, ठीक है, और एक आदमी, यहाँ से ध्यान से देखो तो समझ में आपको आएगा। 5 आदमी और 2 लड़का एक दिन में जो काम किया, ठीक है, और एक आदमी और एक लड़का ये जो एक दिन में काम किया, 5 आदमी और 2 लड़के मिलकर एक दिन का काम एक आदमी और एक लड़के के द्वारा किए गए काम का 4 गुना काम करता है। तो आप मान लीजिए कि एक आदमी और एक लड़का यदि एक काम किया होगा तो 5 आदमी और 2 लड़का इसका 4 गुना 4 काम किया होगा। ठीक है, आप आराम से सॉल्व करिए। ये 5 मेन 2 बॉयज हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 मेन और प्लस में 4 बॉयज हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखने जाएं, 5 में से 4 गया तो ये हमारा मेन हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 बॉयज हो जाएगा। मेन अपॉन बॉयज क्या होगा? 2/1, यानी एक आदमी और एक लड़का के कार्य का अनुपात क्या होगा? ये आपने आराम से देखा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग का आंसर आया होगा, करेक्ट रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिए, ये क्या है? एक आदमी 9% लाभांश वाले 20 रुपए वाले शेयर खरीदता है और इस पर निवेशित धन पर उसे 12% वार्षिक धन 85 रुपए की प्राप्ति होती है। नो, ये 85 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक शेयर का बाजार भाव क्या होगा? पहले आप ये समझिए, एक व्यक्ति है जो 9% लाभांश पर 20 रुपए का शेयर खरीदता है। तो देखिए, अगर 9% के लाभांश वाले 20 रुपए का शेयर खरीदता है तो इसका लाभांश हो क्या जाएगा? इसका जो डिविडेंड होगा, लाभांश होगा, वो कितना हो जाएगा? तो 20 रुपए का शेयर खरीदा है, 9% लाभांश वाली, तो क्या हो जाएगा? 9/5। इतने का इसको डिविडेंड चाहिए। ठीक है, इतने का इसको इनकम चाहिए। ओके, मतलब इनकम होगा। अब देखिए, 9% लाभांश वाले अगर कोई 20 रुपए का शेयर खरीदेगा तो 20 रुपए का 9% उसको कितना? 9/5 ही तो लाभांश होगा, लाभांश ही तो यहाँ पर इनकम है। ठीक है, अब वो हमें कहता है कि इस पर निवेशित धन पर उसे 12% वार्षिक धन प्राप्त होती है, तो प्रत्येक शेयर का बाजार मूल्य क्या होगा? तो मेरे दोस्त, बाजार मूल्य अगर कुछ भी ना दिया हो तो आप क्या मान के चलिएगा? 100 मान के चलिएगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, यहाँ देखिए 100 रुपया जब हम बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना धन प्राप्त होता है? 12%। 100 का 12% तो 12 ही हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि 100 रुपये के लिए हमारा जो इनकम है वो 12 है। मैं पूछता हूँ कि अगर मुझे 1 रुपये के लिए निकालना होगा तो 12/100 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ। तो अगर मुझे 9/5 रुपये के लिए निकालना होगा तो क्या होगा? 12/100 और इंटू 9/5। ठीक है, 1 मिनट। ओह सॉरी, मैंने इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन क्यों कर दिया? मुझे इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन नहीं चाहिए। मुझे इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए शेयर का बाजार मूल्य चाहिए। और शेयर का बाजार मूल्य चाहिए कब? जब हमारा डिविडेंड कितना हो, यानी हमारा इनकम कितना हो? 12%। तो मेरे दोस्त ऐसा करते हैं, ध्यान दो, 12 रुपये इनकम के लिए 12 रुपये इनकम के लिए अगर हम बाजार मूल्य को 100 मानते हैं, यानी बाजार में 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 12 रुपये इनकम होगा।
तो सोचिए 1 रुपये इनकम के लिए हमें क्या इन्वेस्ट करना होगा, 100/12। मुझे कितने का इनकम चाहिए, मुझे इनकम चाहिए 9/5 का। तो हो जाएगा 100/12 और इंटू 9/5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये 900 और बटे में आप देख लीजिए ये 60 है। ठीक है, तो 60 है तो 20 दिया 60, 20×5 100, यानी कि यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि मेरे दोस्त आपको कितना बाजार मूल्य, तो 9/5 रुपये का डिविडेंड प्राप्त करने के लिए आपको बाजार मूल्य कितना होना चाहिए, 15। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो गया, 15। ठीक है, इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया 15। ठीक है, उल्टा नहीं करना है, उल्टा बिल्कुल भी नहीं करना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है। अब देखो 24 नंबर सवाल क्या है मेरे दोस्त, ये कहता है कि 3√2 और /√6 माइनस √3 माइनस ये 4√3 /√6 माइनस √2 और -6/√8 माइनस √12। ठीक है, आप ऐसा करो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लोगे तो ये √12 हो जाएगा और माइनस का √8 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, यहाँ से आप ध्यान से देखना, ये हमारा 3√2 है, ओके, और नीचे क्या है, ये √6 और माइनस √3। ठीक है, आप रेशनलाइज भी साथ साथ करते चलो, तो अपोजिट साइन से आप गुना करोगे और अपोजिट साइन से आप भाग भी करोगे, है ना। बीच में माइनस है, माइनस दे दो। ये हमारा 4√3, तो 4√3 हो गया। अब नीचे क्या हमारा √6 और माइनस √2, इसके भी अपोजिट साइन से गुना भाग करो। नीचे माइनस है तो आप प्लस से गुना कर दो और आप प्लस से भाग कर दो। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर 6 ये क्या है, √12 और माइनस का √8, यहाँ भी आप अपोजिट साइन से गुना भाग करोगे, √12 प्लस √8 और बाय √12 और प्लस में √8। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल सा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। रेशनलाइज थोड़ा तो ऑपरेशन खुद से करना ही पड़ेगा, है ना। 5√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी भी आपको कंटिन्यू कल की क्लास से हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से भी करना होगा, तो ये सब आइडिया देंगे हम, लेकिन आइडिया का पालन आपको करना है और कैलकुलेशन खुद से करना है, कम से कम जोड़ घटाव जरूर खुद से करना है। ठीक है, चलो अब इसको देखो। देखो यही वो टेस्ट है जो आपके पेपर में आपको बहुत अच्छा स्थिति में लेके आता है और आप अच्छे से पेपर देते हो और फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, आ जाओ इस पर देखते हैं ये क्या है। एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल से 50% अधिक है। दोनों एक ही समय एक ही बिंदु से चलते हैं और 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पॉइंट बी पर एक साथ पहुंचते हैं। क्योंकि जगह जगह रुकने में रेलगाड़ी ने 12.5 मिनट का समय लगाया है, तो कार की चाल क्या रहा होगा। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर एक ट्रेन है और एक कार है। मेरे दोस्त ये हमारा ट्रेन हो गया और ये मेरा कार हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का, यहाँ देखो, अब इन दोनों का मैं यहाँ पर स्पीड का रेशियो लूँगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है स्पीड, ट्रेन की स्पीड जो है वो कार की स्पीड से 50% ज़्यादा है, तो कार की स्पीड को आप 2 मान लो। ठीक है, इससे 50% ज़्यादा, तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या है, कह रहा है कि दोनों एक ही समय पर एक पॉइंट से चला और 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक साथ पहुंच गया। एक साथ चला और एक साथ पहुंच गया, लेकिन एक साथ चला और एक साथ कैसे पहुंच गया, जबकि ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड से ज़्यादा है, फिर दोनों सेम टाइम पर कैसे पहुंचेगा। अगर स्पीड अलग अलग है फिर भी सेम टाइम पर पहुंच रहा है, इसका मतलब रास्ते में कुछ लोचा हुआ होगा। अब देखो क्या लोचा हुआ है, लोचा ये हुआ है कि ट्रेन 12.5 मिनट तक रुकी है ना। ट्रेन का कई स्टॉपेज था जिसमें वो 12.5 मिनट रुका है, यानी ट्रेन 12.5 मिनट विलंब से पहुंचा, इसलिए दोनों एक साथ पहुंचा। अगर ट्रेन कहीं ना रुका होता तो दोनों एक साथ नहीं पहुंचता। तब तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन और कार के द्वारा लिए गए समय में 12.5 मिनट का अंतर रहा होगा, क्योंकि 12.5 मिनट का अंतर है। ट्रेन रुका 12.5 मिनट, तब जाके सेम टाइम पर पहुंचा,
अगर ट्रेन नहीं रुका होता 12:30 मिनट तो सेम टाइम पर नहीं पहुंचता। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्पीड के इन्वर्स रेशियो में टाइम होता है, आप टाइम का रेशियो निकालने जाएंगे, 2:3 हो जाएगा। ये आपके ट्रेन का टाइम है या आपके कार का टाइम है। ट्रेन का टाइम कार के टाइम से कितना कम है? 1। और यही क्वेश्चन कह रहा है कितना, 12:30 मिनट रुका है ना ट्रेन, तभी तो सेम टाइम पर पहुंचा है। यानी ट्रेन जो है वो कार से 12:30 मिनट कम लेगा। अगर नहीं रुकता तो ट्रेन 12:30 मिनट पहले ही पहुंच जाता। तो यही जो ट्रेन का टाइम कार के टाइम से 1 कम है वो रियल में हमारा 12:30 मिनट है। एक का मान 12:30 मिनट है तो दो का मान क्या हो जाएगा? 25 मिनट हो जाएगा। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेन दूरी ट्रेवल किया है 25 मिनट में। मुझे कार की स्पीड चाहिए, तो देखिए 1 रेशियो का मान 12:30 मिनट, तो 3 रेशियो का मान होगा 37.5 मिनट। तो 37.5 मिनट में कार उस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से अगर हम स्पीड ऑफ कार निकालने जाएंगे, यहाँ से अगर हम आप स्पीड ऑफ कार निकालने जाएंगे तो डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कार कितना टाइम ले रहा है? 37.5 मिनट। आप ऐसा कर लो, इसको घंटे में बदल लो, 60 से डिवाइड कर लो। अब 37.5 से ये 2 बार में जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, इतना किलोमीटर पर आवर। ये हो गया कार का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, 120 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छा सवाल था ये। टेक्निकली थोड़ा सा एक पॉइंट को लेकर ये सवाल अच्छा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्या है, एक व्यापारी ने 20 रुपये प्रति केजी की दर से 26 केजी चावल और 36 रुपये पर केजी के हिसाब से 30 केजी चावल को खरीदकर एक साथ मिला दिया और उसे 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। इस बिजनेस में उसे लाभ हुआ होगा या हानि हुआ होगा? पहले तो आप ये बताइए। थोड़ा सा डेविएशन का प्रयोग हम कर सकते हैं। कहोगे वो क्यों? मेरे दोस्त यहाँ देखना ध्यान से, 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी वाले कितना केजी? तो 20 रुपये पर केजी वाले 26 केजी चावल को, ठीक है, और 36 रुपये पर केजी, 36 रुपये पर केजी वाले 36 रुपये पर केजी वाले 30 केजी चावल को खरीद करके मिला दिया। ठीक है, तो ऐसा करो, पहले आप इस वजन को थोड़ा सिंपलेस्ट कर लो, छोटा कर लो। ऐसे तो 26-30 लेके करेंगे तो भी काम बनेगा, लेकिन छोटा कर लेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 13 दूनी 26 हो जाएगा और इसको 15 दूनी 30 कर देते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मेरा कॉस्ट क्या बनेगा। अब देखिए, अगर 20 रुपये पर केजी वाला 13 केजी खरीदेंगे, 13 दूनी 26, 260 रुपये कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, 36 रुपये पर केजी वाले 15 केजी को अगर हम खरीदेंगे तो 15×6 हमारा 90 होगा, 15×3 45 और 9 हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये मेरा कॉस्ट है इसका, ये कॉस्ट है इसका। अगर हम टोटल ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? 5 2 7 1 8, 800 रुपये हमारा कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सेल कितना में किए हैं वो देखिए। तो पूरे मिक्सर को हमने सेल किया है 30 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो पूरे मिक्सर कितने केजी का? 13 केजी और 15 केजी, यानी 28 केजी का। 28 केजी का हमारा मिक्सर है जिसे हम सेल किए हैं 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, तो 28 और 3 कितना हो जाएगा? 84, 840। अब ये देखिए मेरा कॉस्ट ये रहा और बेचकर मुझे ये मिला। तो मेरे दोस्त यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट कितना मिला होगा? 40 रुपये की मुझे प्रॉफिट मिला। ठीक है, बटा टोटल कॉस्ट कितना? 800 और इंटू 100। अब यहाँ से देखने चले जाएं 5% की प्रॉफिट नज़र आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 5% की प्रॉफिट। 5% की प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो 26 नंबर क्वेश्चन। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 27 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। देखिए ये क्या है, एक मोटरसाइकिल के पहिए, एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास 70 सेमी है। यह हर 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाती है। मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होगी? ठीक है, सबसे पहली बात आप जान रहे हो
10 सेकंड में 40 चक्कर लगाती है। तो आपको बस एक काम करना है, 40 चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेना है, स्पीड अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले ये हमारा एक पहिया है और इस पहिए की डायमीटर कितना है, 70 सेमी है। ठीक है। अगर इस पहिए के द्वारा एक चक्कर में हम ट्रेवल डिस्टेंस निकालेंगे, एक चक्कर में ट्रेवल डिस्टेंस, तो देखिए कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एक चक्कर में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना इसकी परिधि होगी, जितना इसकी परिधि होगी। ठीक है। परिधि बोले तो क्या, 2 पाई आर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 पाई आर की जगह पर आप पाई डी भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाई हमारा 22/7 है और डी हमारा 70 है। यहाँ से हो जाएगा 220 सेमी। ठीक है। ये तो हो गया एक चक्कर का ट्रेवल डिस्टेंस। अगर हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लें, टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड में कितना आपने ट्रेवल किया है, तो उसके लिए एक चक्कर में 220 सेमी, एक चक्कर में 220 सेमी, आपने ऐसा ऐसा 40 चक्कर लगाया है, तो 220 गुने 40, इतना हो जाएगा टोटल, इतना सेमी आपने ट्रेवल किया। तो इतना सेमी आपने ट्रेवल किया है। ठीक है। आपको स्पीड चाहिए ना, तो इतना सेमी आपने ट्रेवल किया है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो इतना सेमी ट्रेवल किया है आपने 10 सेकंड में। ठीक है। सबसे पहले सेमी को मीटर में बदलने के लिए आप 100 से भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिएगा, सेमी बदल कर हो गया मीटर। ठीक है। तो अभी जो हमारी स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकेंड में अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम यही देख पाएंगे, ध्यान दो थोड़ा सा, अगर कोई कैंसिल आउट होने वाला है तो कैंसिल आउट कर दो। अब देखो ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके अलावे आप एक काम कर सकते हो, क्या, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, वो कैसे, वो क्यों, ताकि ऊपर हमारा 22 चौको 88, ये 88 हो जाए, और ये हमारा 18 दूनी 36 हो जाए, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 100, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब 2 अंक पहले डेसिमल और यूनिट डिजिट कितना, तो देख लीजिए यहाँ पर 6×8 = 48। तो आप 36 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 8×6 = 48 होगा, 24×4 = 28 होगा, 24×4 = 28 होगा। आप यहाँ से देख लो, एक और ये 3, 3168 और बट्टे में 100, यानी हो जाएगा 31.68, इतना किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ठीक है, साफ जगह में लिखते हैं, कोई बात नहीं। हो गया। चलो, तो ये था हमारा, बोर्ड पीडीएफ दे देंगे, आप टेंशन मत लो, बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब देखो इसको, ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तो भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है। आप सबसे पहले देखो, आप, एक ट्रेपेजियम है, ये रहा ट्रेपेजियम। ठीक है। ये हमारा एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड 5:3 है। अनुपात की राशि x मान लेंगे, 5x और 3x हो जाएगा। पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हमारा 24 मीटर है, 24 मीटर हो जाएगा। एरिया है 1440। तो देखिए 1/2 पैरेलल साइड का योगफल जो 8x हो जाएगा, और इनटू पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ये मेरा 24 मीटर, बराबर क्या, 1/2 पैरेलल साइड का योगफल और इनटू पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, बराबर क्या, एरिया, एरिया है 1440। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 8x, तो मेरे दोस्त अब 24 से इसको कट लो पहले, कितनी बार में, 24×6 = 144, ये 4 4 से 15 बार में जाएगा, x का मान 15 आ जाएगा। अब x का मान 15 आ गया, बड़ी पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, x का मान 15, 5x का मान 75 मीटर। तो 75 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो।
8 व्यक्तियों में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। वर्तमान तीरंदाज में 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 92, ध्यान देना, पहले पहले देखो हुआ क्या है, 8 व्यक्तियों में मतलब 8% ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सर्वोत्तम तीरंदाज जो सबसे अच्छा था वो 85 मार्क्स प्राप्त किया। ठीक है, अगर वो 92 प्राप्त किया होता तो एवरेज उसका 84 हो जाता। देखिए उसने प्राप्त कितना किया पहले वो बताओ। उसको आया 85 मार्क्स। अब वो कहता है कि अगर वो 92 मार्क्स लाता, ठीक है, जो इसमें बेस्ट परफॉर्मर था वो 85 मार्क्स लाया। अगर वो 92 मार्क्स लाया होता यानी कि 7 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आया होता तो एवरेज क्या होती? तो एवरेज होती 84। तो 84 एवरेज कब होती? जब वो 7 एक्स्ट्रा लेकर आया होता। यानी 84 एवरेज जो है वो रियल एवरेज नहीं है। हमसे कह रहे बताओ टीम के प्राप्तांक कितने होंगे, तो इसी का हेल्प ले लीजिए। अब 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति का 8% का अगर एवरेज स्कोर 84 हो जाए तब तो टोटल मार्क्स 8 इंटू 84। लेकिन 8 इंटू 84 हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये 84 एवरेज तब होता जब 92 मार्क्स लाए तो 85 ही है। इसका मतलब 7 एक्स्ट्रा तो इतना होता। तो 7 एक्स्ट्रा लेने पर इतना होता। इसका मतलब ये जो योगफल है ये ओरिजिनल से 7 एक्स्ट्रा है, इसमें से 7 हटा दो, ओरिजिनल मिल जाएगा। यहीं से सॉल्व कर लो। 8 4 32, ये 64, 64 और 3 67, और माइनस में 7 कितने हो जाएंगे? यहाँ से आपका 12 में 7 गया, ये 5 हो जाएगा। यानी आपका 665 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बहुत आसान है, तो कितना बेवकूफ़ी वाली बात है। 672 में 7 जाएगा तो 665 ही आएंगे ना, घटाने के लिए इतना क्या सोचना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको देखो, ये क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 7 सहित 1/2% वार्षिक दर से 15 महीने के साधारण ब्याज और 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 32.5 है। वो धनराशि बताओ क्या होगा। ठीक है, आप एक काम कर लो, पहले तो समझो कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, रेट और इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम का परसेंटेज मान ही ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है। ठीक है, 7.5 का मतलब होता है 15/2%। ठीक है, और 12.5 का मतलब क्या होता है? 25/2%। ठीक, तो देखिए सबसे पहले 7.5% की रेट से 15 महीने का, महीने को वर्ष में बदल लो, यस, ये हो गया 80%। और दूसरा देख लो भाई, ये हमारा 12.5% की रेट से कितने महीने? 8 महीने, इसको भी वर्ष में बदल लो। ठीक है, ये हो जाएगा RT% सिंपल इंटरेस्ट, ये भी RT% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट है और ये जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट है, ये दोनों में कितने का अंतर है? ये दोनों में 32.50 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 225% हो गया और यहाँ पर 25 8 200% हो गया, बराबर ये हमारा 32। देखिए यहाँ से आप जैसे डेसिमल हटाओगे ये 100 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे भाई तो यहाँ से आप यही देख पाओगे कि हमारे पास 25% और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 3250 और इंटू 24 और अपॉन कितना? 100।
ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको तो प्रिंसिपल चाहिए 100%। 100% चाहिए तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो और 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 100%। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 50 से जो कटने वाला है काट लीजिए। तो 50 से कितनी बार में जाएगा, 50 से 2 बार में जाएगा। 50 और 6 300 हो जाएगा और 50 5 250 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम यही देख पाएंगे कि ये मेरा 130 हो गया है और ये मेरा 24 हो गया है। 0 13 चौको 52, 26 और 5 हो जाएगा 31। तो 3120 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आना। ठीक है। हो गया। कल से एनसीईआरटी वाली सॉल्यूशन भी करा देंगे दोस्त। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। एक आयताकार टंकी की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई हमारा 150 मीटर है। यदि 1.5 मीटर लंबे और 1.25 मीटर चौड़े आयताकार पाइप से 20 किलोमीटर पर आवर की दर से पानी की टंकी 20 किलोमीटर पर आवर की दर से, ठीक है, पानी टंकी में गिरे तो कितने देर में टंकी का जो सतह है वो मेरे दोस्त 2 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना इस पर। देखो पहले यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है ना कि आपके पास एक टंकी है। ये आपके पास एक टंकी है, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, इस टंकी में एक पाइप से पानी जा रहा है। एक टंकी में एक पाइप से पानी जा रहा है। मान लो इस तरह का पाइप है, ठीक है। इस तरह का मेरे दोस्त पाइप है और इससे पानी इस टैंक में जा रही है। ठीक। हमसे कह दिया है कि जो आयताकार टंकी है इसकी लंबाई कितना है, 220 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितना है, 150 मीटर है। लंबाई 220 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है। ठीक है। हमें कहा गया कि जिससे हम पानी इसमें डाल रहे हैं इसकी लंबाई कितना है। देखिए इसका लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है। लंबाई और चौड़ाई मतलब आप ये समझिए कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ना मेरे दोस्त, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है ना, ये हमें दिया हुआ है। ये चीज़ हमें मालूम है। तो क्रॉस सेक्शन पर हमें लेंथ ब्रेथ मालूम है। 1.5 मीटर इसका लेंथ है और 1.25 मीटर इसका ब्रेथ है। ठीक है। और इससे जो पानी बह रही है वो किस स्पीड में बह रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। आप एक काम कीजिए, आप मान लीजिए कि टी घंटा में है ना, 20 किलोमीटर पर आवर है ना, 20 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए पानी का लेवल जो है वो इस टैंक में 2 मीटर तक होने में मान लेते हैं कि टी घंटा लगा होगा। कितना लगा होगा, टी घंटा। ठीक है, टी घंटा। तो आप ही सोचिए, जिससे 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो टी घंटा में क्या हो जाएगा, तो टी घंटा में 20 टी किलोमीटर का दूरी ट्रेवल करेगा। 20 टी किलोमीटर, 20 टी। तो एक काम करो, ये जो 20 टी किलोमीटर है इसको आप, किलोमीटर है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर बना दो। ठीक है, ताकि ये आपका क्रॉस सेक्शन का भी लेंथ ब्रेथ मीटर में हो जाए और पाइप की हाइट जो है, मतलब ये समझिए कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है ना,
तो यहाँ पाइप की लंबाई के रूप में मेरे दोस्त ये काम कर जाए। ठीक है, अब ये देखिए, इतने लंबाई तक का पानी जो है इसमें जब आप डालते हैं तो पानी का लेवल 2 मीटर ऊपर उठता है। ठीक है, इसमें 2 मीटर ऊपर तक पानी का जो वॉल्यूम होगा वो इससे डाले गए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो चलिए इसका पानी का वॉल्यूम आप निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 220 मीटर लेंथ, और ब्रेड्थ कितना है 150 मीटर, और हाइट कितना है 2 मीटर। ठीक है, बराबर किसके होगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसका 1.5 मीटर है लेंथ, 1.25 मीटर ब्रेड्थ हो जाएगा, और इसके जो हाइट के रूप में कितना काम करेगा, 20t और इंटू 1000 इतना मीटर। ठीक है, अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे सॉल्व करेंगे मीटर मीटर मीटर, तो मीटर 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 हमारा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंक पहले, 2 अंक पहले, नीचे 3 जीरो होगा, 3 जीरो से 3 जीरो भी मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करें, तो एक रुक जाइए थोड़ा सा, ये लिख लीजिए एक बार और, 220 और गुने, ये हमारा हो जाएगा सीधा 300 लिखिए, और बराबर यहाँ 15, 125, और ये हो जाएगा 20t। सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30 से 300 चला जाएगा आपका, और ये देखिए इससे ये भी हमारा कटने वाला है। तो t बराबर क्या होगा, डायरेक्ट काटिए 5 से 25, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, यानी यहाँ से t बराबर आपका आ जाएगा 44, 44 और बटे में कितना, 44 और बटे में 25, इतना घंटा आ जाएगा, इतना घंटा। क्वेश्चन क्या बोला है, मिनट, तो मेरे दोस्त मिनट की बात किया है, तो मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा, एक प्रॉब्लम है। ओहो हो, यहाँ पर ये 200 मीटर है, हम 220 लेकर चल रहे हैं, तब तो प्रॉब्लम हो रहा है। ये हो जाएगा 40, 40 यानी हो जाएगा 8 और बटे में 5। तो डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 8/5 ये आपका आवर है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुना करेंगे, 12 × 96, 96 मिनट हो जाएगा। तो 96 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 96 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़े। ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखते हैं इसको। देखिए ये हमें कह रहा है कि एक पासे को 6 बार फेंका जाता है, यदि एक विषम संख्या प्राप्त करना सफलता का सूचक है। एक पासे को हम 6 बार फेंकते हैं, ठीक है, और एक ऑड नंबर प्राप्त करना ये सफलता का सूचक है। ओके, तो हमें कह रहा है कि 5 बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब एक पासे को हम 6 बार फेंकते हैं, हर बार ऑड प्राप्त करना ये सफलता का सूचक है। तो बताइए 6 बार फेंकने के क्रम में 5 बार हम सफल हो जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम 6 बार फेंके जिसमें 5 बार सफल हो जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, किसी पासे को अगर आप एक बार फेंकते हो ना, तो टोटल इवेंट कितना होता है। तो एक बार अगर फेंकते हो, एक टॉस एक बार, ठीक है, ध्यान रखना एक थ्रो में आप टोटल इवेंट कितना हो जाता है, 6। एक बार पासे को फेंकते हो तो 6 घटना होती है, ठीक है। और अगर आप एक बार फेंकने से ऑड प्राप्त करने की बात करोगे, तो किसी डाइस को एक बार फेंकोगे और उस पर ऑड नंबर आ जाए, तो 1, 3 और 5, यही 3 डिजिट है जो ऑड आएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, डाइस को हम फेंकते हैं, ऑड का आना सफलता का सूचक माना जाता है, ठीक है। तो हम अगर डाइस को एक बार फेंकेंगे तो टोटल 6 घटना घटेगी, और जिस पर ऑड अगर आने की बात होगी तो 1, 3 और 5 आएगी, है ना। तो ऑड आना अगर सफलता का सूचक है तो सफल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो सफल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
तो ऑड आएगा ना, तो इसी 3 में से कोई एक आएगा और टोटल घटना 6, ये हो जाएगा हमारा सफल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, ये हमारा 1/2 है। जबकि वो कह रहा है कि 6 बार में 5 बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसके लिए जो हम अभी कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो ये है, प्रोबेबिलिटी बराबर NCR। ठीक है, NCR प्रोबेबिलिटी सफल होने की, NCR प्रोबेबिलिटी सफल होने की, और पावर में n में जितनी बार सफल हुए हैं वो पावर में डाल देना। अब जैसे 6 में 5 बार सफल होना है तो 6CR होगा, 6C5 होगा, तो यहाँ वाला 5 जो है वो सफल होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इनटू 1 माइनस सफल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस सफल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, और इसके पावर में N-R। अगर नीचे सफल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है तो ऊपर सफल नहीं होने की संख्या होगी। n में से कोई r बार सफल होगा तो n-r बार विफल हो जाएगा, है ना। तो NCR कितना में कितनी बार सफल होना है वो लिखिए, सफल होने की प्रोबेबिलिटी और पावर में कितनी बार सफल होना है वो, और इनटू सफल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 में से सफल होने की प्रोबेबिलिटी मतलब सफल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, और पावर में कितनी बार सफल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमें पावर में देना पड़ता है। ठीक है, तो आइए ज़रा देखें, यहाँ 6 में 5 बार आपको सफल होना है तो हो जाएगा 6C5, 6C5 ध्यान दीजिए, इनटू प्रोबेबिलिटी सफल होने की ये 1/2 है, और इसकी पावर में क्या, कितनी बार सफल होना है, 5 बार, तो पावर 5 दीजिए, और इनटू 1 माइनस सफल होने की प्रोबेबिलिटी, और इसकी पावर कितनी बार, सॉरी 1 माइनस सफल होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है सफल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो पावर में कितना, कितनी बार सफल नहीं होना है, तो 6 में 5 बार सफल होना है, तो 6 में से एक बार सफल नहीं होना है। ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट करिए। 6C5 तो आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 6C5 सॉल्व करिए, 6C5 माइनस, यहाँ देखिए NCR सॉल्व करिए या NCN-R सॉल्व करिए, तो 6C5 सॉल्व करिए या 6C6-5 सॉल्व करिए, बात एक ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6, और ये 1 और 2 की पावर 5 यानी कि 32, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 से हमारा कट गया 3 बार में, तो न्यूमरेटर में हमारा 3 रहेगा और डिनोमिनेटर में हमारा 32 हो जाएगा। तो 3/32 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 3/32 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मेरा 32 नंबर सवाल था, 33 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए 33 नंबर सवाल क्या है। 1 साल पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, अच्छा 6 साल के बाद प्रीति की आयु सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक हो जाएगी। वो मोरलेस वाली चीज़ है, तो रेशियो से नहीं, आप थोड़ा ढंग से बनाइए। तो देखिए यहाँ पर प्रीति है और सोनल है। 1 साल पहले, 1 साल पहले ऐसा कीजिए, प्रीति की आयु सोनल की 4 गुनी, सोनल की आयु को 1 मान लीजिए और इसकी 4 गुनी ये 4 हो जाएगी। ठीक है, अनुपात की राशि x मानिए, अनुपात की राशि x मानेंगे 4x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वर्तमान में आते हैं तो क्या होगा, 1 साल पहले ना 4x 1x है, वर्तमान में आएंगे तो एक इसमें भी जुड़ जाएगा, एक इसमें भी जुड़ जाएगा, है ना। वर्तमान से एक ज़्यादा, सॉरी 1 साल पहले से वर्तमान आएंगे तो एक बढ़ेगा, 1 साल पहले से वर्तमान आएंगे तो एक बढ़ेगा। अब हमें कह रहा है क्या कि 6 साल के बाद प्रीति सोनल से 9 वर्ष बड़ी होगी। अगर हम 6 साल बाद जाते हैं, 6 साल इसमें जोड़ेंगे तो 4x + 7 हो जाएगा, 6 साल इसमें जोड़ेंगे तो x + 7 हो जाएगा। तो देखिए 6 साल के बाद प्रीति की आयु, प्रीति की आयु सोनल की आयु से 9 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है,
अब देखो 4x में x आके घटेगा 3x हो जाएगा बराबर, ये होगा 16, 16 में 7 जाके घट जाएगा तो मेरे दोस्त 9 ही रह जाएगा, x का मान हो गया 3। अब x का मान 3 हो गया, क्या कह रहा है वो समझना। तो हमें ये कह रहा है सोनल, प्रीति और सोनल की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पर 3 आप रखेंगे ना, हो जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, और यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 13:4। तो 13:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 13:4। अब देखिए इतना आप नहीं भी करते तो भी काम चल जाता, ये वो कैसे। दो व्यक्ति के उम्र का अंतर हमेशा एक समान होता है। अगर वर्तमान से 6 साल के बाद दोनों में 9 साल का अंतर है तो वर्तमान में भी 9 साल का ही अंतर होगा और 1 साल पहले भी 9 साल का ही अंतर होगा। दो व्यक्ति के उम्र का अंतर सदैव एक समान होता है। अगर 6 साल के बाद 9 साल का अंतर है, वर्तमान में भी 9 साल का अंतर होगा और 1 साल पहले भी 9 साल का ही अंतर होगा। ठीक है, तो हम ये सीधा कह सकते हैं कि 1 साल पहले, तो 1 साल पहले प्रीति और सोनल, प्रीति सोनल की 4 गुनी थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अंतर देखने चले जाएं तो 3 का नज़र आएगा और ये क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 9 साल का। एक का मान क्या होगा 3 साल। अब एक का मान 3 साल होगा तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का मान हो जाएगा 12 साल और एक का मान हो जाएगा 3 साल। लेकिन मेरे दोस्त हमें जो रेशियो मांगा है वो वर्तमान में रेशियो मांगा है, जबकि ये जो रेशियो है वो 1 साल पहले का है, ये उम्र भी 1 साल पहले का आएगा। तो यहीं से आप वर्तमान का उम्र निकाल लोगे तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 1 साल पहले प्रीति अगर 12 की है तो वर्तमान में 13 की हो जाएगी, सोनल 1 साल पहले 3 की है तो वर्तमान में 4 की हो जाएगी, यानी यहाँ से हमारा 13:4 हो जाएगा। 13:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर सवाल देखिए क्या है ये। कह रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया और इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त 882 रुपये की हो और चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक हो तो बताइए कितना धन उधार लिया गया था। ठीक है, अब देखो 5% की रेट है ना, तो 5% की रेट का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। ठीक है, 1/20। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का हम रेशियो लेने जाएंगे तो देखो क्या होगा। पहला 1 साल में क्या हो जाएगा 20 प्रिंसिपल 1 इंटरेस्ट के साथ 21 हो जाएगा, और 2 साल में क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ये 400 से ये 441 हो जाएगा। 1 साल में 20 से 21 हो जाएगा और 2 साल में 400 से 441 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल करना है तो ये मेरा 441 है, आप इसे भी 441 बना दें, उसके लिए 21 से गुना कर दें। ठीक है, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करिए, तो फाइनली आप क्या देखिएगा 420 और ये 400 हो जाएगा 820। तो 820 रुपये को चुकाने के लिए आपने 441 और 441 का 2 इंस्टॉलमेंट दिया है ना। अब रियल में आपको ये देखना है कि आपको चुकाना है कितना। ठीक है, तो देखिए 820 रुपये चुकाने के लिए 441 के आप 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका इंस्टॉलमेंट कितना है 882। ये जो हमारा 441 का इंस्टॉलमेंट है ना, ये एक्चुअल में 882 का इंस्टॉलमेंट है। तो कितना गुना है इंस्टॉलमेंट 2 गुना। अगर इंस्टॉलमेंट 2 गुना है तो आपकी प्रिंसिपल भी 2 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1640। 1640 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में ये चीज़ आया होगा। ठीक है, चलो ये तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले 12 और 30 के बीच थर्ड प्रपोर्शन, 9 और 25 के बीच मध्य समानुपाती का रेशियो क्या होगा। मेरे दोस्त अगर इन दोनों के बीच मुझे थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, इन दोनों के बीच अगर मुझे थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है B² बाई A।
है ना। थर्ड प्रपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाई ए, ये हो गया थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। और मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अगर मुझे मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है तो मीन प्रपोर्शन हमारा हो जाएगा रूट के अंदर ए बी, यानी 9 गुने ये हमारा 25, ठीक है। और लेना इसका रेशियो है। अब देख लो यहाँ कैलकुलेट कर लो, जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे ये हमारा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यहाँ से हम इसको कट करने जाएंगे 15, तो 15 5 हो जाएगा 75, ठीक है। और यहाँ पर 3 गुने 5 कितने हो जाएंगे 15, तो देख लो यहाँ से 3:1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3:1 होगा, ठीक है। तो 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्या हो गया, 3 नहीं 5:1 होगा, 15 पचे 75, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ए और बी है, ए और बी का अगर हम मीन प्रपोर्शन निकालते हैं, ए और बी का मीन प्रपोर्शन निकालते हैं तो क्या होगा, रूट के अंदर ए बी, ठीक है। अब यहाँ देखना ए और बी का अगर हम थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं, ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और ए बी और सी का अगर आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको बी इंटू सी अपॉन ए, ठीक है। तो ए बी का मीन प्रपोर्शन ये हो जाएगा, ए बी का थर्ड प्रपोर्शन ये हो जाएगा, और ए बी सी का फोर्थ प्रपोर्शन ये हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान रखने से पेपर में टाइम की बचत हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखते हैं। कह रहा एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं, 44% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से कम एक चीज़ अवश्य पसंद करते हैं और 40 लोग जो हैं वो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, तो दफ्तर में कितने कर्मचारी हैं। देखिए यह है मेरे दोस्त आपका वेन डायग्राम, ये आपका वेन डायग्राम है। जब कभी भी वेन डायग्राम पॉजिटिव चीज़ों का करना हो तो रेक्टेंगल के अंदर करना, इससे क्या होगा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल उस 100% कैंडिडेट को दिखाता है जो ये दोनों चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पार्टिसिपेट किस चीज़ में हो रहा है, चाय में हो रहा है, ठीक है। चाय में हो रहा है और किस में हो रहा है, तो चाय पी रहे हैं लोग और कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय और कॉफ़ी में पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 72% चाय पीना पसंद करते हैं, 72% लोग चाय पीना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और 44% लोग जो हैं वो कॉफ़ी पीना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें स्पष्ट कह दिया कि जितने भी कैंडिडेट हैं चाय और कॉफ़ी में से कम कोई एक चीज़ पसंद ज़रूर करते हैं। तो कम से कम अगर कोई एक चीज़ पसंद करते हैं इसका मतलब ये हो गया कि सारे के सारे कैंडिडेट सर्कल के अंदर ही हैं, सर्कल के बाहर बिल्कुल 0% है। क्यों, क्योंकि सर्कल के बाहर रेक्टेंगल के अंदर जो भी होगा वो ना तो चाय पसंद करेगा ना कॉफ़ी पसंद करेगा। जो चाय और कॉफ़ी में से कुछ भी पसंद नहीं करेगा वही सर्कल से बाहर होगा, रेक्टेंगल के अंदर होगा। लेकिन यहाँ कम से कम एक चीज़ को पसंद किया जा रहा है, इसका मतलब सर्कल के अंदर ही सारी चीज़ हैं, सर्कल के बाहर कुछ भी नहीं है। यानी 100 के 100% सर्कल के अंदर ही है, ठीक है, सर्कल के अंदर ही है। अच्छी बात है, हम आपको बहुत सारा तरीका बताएंगे, घबराना नहीं है। अब ये देखो हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है क्या, 40 कैंडिडेट है जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, तो दोनों को पसंद करने वाले की संख्या एक्स मान लीजिए। तो पूरा चाय वाला 72 जिसमें यहाँ एक्स है तो ये 72 माइनस एक्स हो जाएगा। पूरा कॉफ़ी वाला 44 जिसमें यहाँ एक्स है तो ये 44 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप तीनों चीज़ ऐड कर लो। आप जैसे तीनों चीज़ ऐड करोगे 72 माइनस एक्स मेरे दोस्त प्लस एक्स, और यहाँ हमारा हो जाएगा 44 माइनस एक्स। आप तीनों चीज़ को ऐड करोगे किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। एक्स एक्स हमारा चला गया, ये 4 2 6 7 4 11 माइनस एक्स बराबर 100। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 16। यानी आप समझ लीजिए कि जो दोनों कुछ पीने वाले लोग हैं वो हमारा 16% है, ठीक है 16%। तो 16% जो हैं ये दोनों को पसंद करने वाले हैं और इसी की संख्या दिया है 40।
आपको टोटल कैंडिडेट 100% का मान चाहिए, तो 40/16 और इंटू आप 100 कर सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 पचे 40, यहाँ से काट देंगे 50, ये हमारा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने 250 प्राप्त कर लिया, कहीं आपको समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, बनाने के ये तरीके हैं। बनाने की दूसरा तरीका ये भी है, कुछ लोग इसको डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं, है ना, डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 7 4 11, कह देते हैं 116%। 116%, 16% एक्स्ट्रा है, यही वो है जो दोनों पसंद करने वाले लोग हैं, यहीं से 100% निकाल लेता है, 250 आंसर दे देते हैं, है ना। तो आप चीज़ को ऐसे भी बनाते हो, है ना। बाकी बहुत लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं, टी यूनियन कॉफ़ी बराबर टी प्लस कॉफ़ी माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। आज टी या कॉफ़ी में से कोई ना कोई एक चीज़ लोग ज़रूर पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब यूनियन का मान आपका 100 है। केवल टी को पसंद करने वाले 72 हैं, सॉरी, टी को पसंद करने वाले 72 हैं, कॉफ़ी को पसंद करने वाले 44 हैं, और दोनों को पसंद करने वाले एक्स मान लेते हैं। यहाँ से भी एक्स का मान आ गया 16, तो दोनों को पसंद करने वाले 16% हो गए। यहाँ से भी 16% के बराबर 40 रख के 100% निकाल लेंगे तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने के तरीके आप जिस तरीके का प्रयोग करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे दोस्त। यहाँ पर ये जो लघु है ना, एक्चुअल में लॉग है, ये लॉग 1/25 है, टू द बेस 5 है। लॉग को ही लघु लिखा गया है, ठीक है। ये है क्वेश्चन एक्चुअल में। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि लॉग m/n क्या होता है। लॉग m/n होता है लॉग m और माइनस लॉग, लॉग m और माइनस लॉग, ठीक है। अब ये देखिए, log m/n अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा log m और माइनस log n। log 1 का मान 0 होता है, माइनस ये हमारे पास log 125 को हम 5 की क्यूब कह सकते हैं, ये मेरा बेस में 5 है। अब देखो ये 0 से घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, माइनस ये पावर जो 3 है वो गुना में आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा log 5 टू द बेस 5, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका -3 और इंटू ये 1, रिजल्ट कितना -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा -3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छः सेमी व्यास के एक गोले को एक बेलनाकार बर्तन में रखे पानी में पूरी तरह से डुबोया गया। यदि बेलनाकार बर्तन के आधार का व्यास 12 सेमी हो तो इस बर्तन में पानी का सतह कितना ऊपर उठेगा। कोई बात नहीं, अब देखिए ये जो गोले हैं ना, जब हम सिलेंडर में डालेंगे तो ये जाकर जितना जगह छेकेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा, है ना। तो आप मान लो कि बेलन में पानी का जो हाइट है वो x मीटर ऊपर उठा, x सेमी ऊपर उठा होगा, ठीक है। तो एट फर्स्ट ये हमारा एक गोला है और ये हमारे पास मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है। इस गोले का अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस सिलेंडर का अगर डायमीटर हमारा 12 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना ऊपर उठा होगा, तो मान लो h ऊंचाई ऊपर उठा होगा, है ना। तो h ऊंचाई तक के पानी का वॉल्यूम इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है। स्फीयर का वॉल्यूम लोगे 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, बराबर होगा इसके वॉल्यूम ये πr², पाई 6 का स्क्वायर 36 और इंटू h हमारे पास h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 3 नंबे 36 से 36 कट जाएगा, h का मान 1 सेमी हो जाएगा। 1 सेमी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल UVW आपस में सिमिलर है। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। PQR और UVW के पैरामीटर दिए हुए हैं। PQ का मान 30 है, UV का मान क्या होगा। देखिए
दो सिमिलर ट्रायंगल में जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इन रेडियस का रेशियो होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कम रेडियस का रेशियो होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, और अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या यू भी डब्ल्यू। ठीक, दोनों के पेरीमीटर का मान कितना, पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। पी क्यू और यू भी ये दोनों के रेशियो के बराबर होगा, मतलब परिमाप का रेशियो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। पी क्यू आर है तो इसकी भुजा पी क्यू ऊपर लिखा, नीचे यू भी डब्ल्यू है तो यू भी को नीचे लिखा। अब देखिए इसका पेरीमीटर हमारा 120 है और ये हमारा एक 240 है। यहाँ से देखिए पी क्यू हमारे पास 30 है और यू भी, ये हमारा यू भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लो 30 चौको 120 हो जाएगा, 4 से हमारा 60 हो जाएगा, यू भी बराबर कितने 60, तो आइए ज़रा 60 हो गया, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 60 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रायंगल ए बी सी बी पर समकोण है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, बी पर हमारा समकोण है 90 डिग्री हो गया, ए बी का मान 12 सेमी है, ये हमारा 12 सेमी है। ठीक है, और सी ए बी, देखिए सी ए बी ये हमारा 60 है, 60 90 तो ये हमारा 30 हो जाएगा। क्या चाहिए हमें, बी सी चाहिए। ठीक है, 30 के लिए ये हमारा 1 हो जाएगा, 60 के लिए ये हमारा √3 हो जाएगा और 90 के लिए ये हमारा 2 हो जाएगा। अब एक का मान अगर 12 है तो √3 का मान क्या होगा, 12 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 12 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर रखेंगे। एक सेट आपका इस वीक में डिले चलेगा, सैटरडे को हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल आपका 86 हो जाएगा, आज 86 लिखा हुआ है थंबनेल पर लेकिन उसे 85 करा दिया जाएगा। नेक्स्ट डे 86 होगा, फिर 87, फिर 88, सैटरडे को आपको करा के मेकअप किया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।